अगर आपको ये पता हो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा। और इस बारे में मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, हम आपके पिछले क्वेश्चंस को जब हम देखें और उससे हम ये ड्राइव करें कि कहाँ से कितना और कैसे पढ़ना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये बहुत ही शानदार एक तरीका है प्रीलिम्स फतह करने का। इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं इस वीडियो को, जो भी 10, 15, 20 मिनट का होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि असल में आपको दरअसल करना ही क्या है। तो जब मैं बात करता हूँ कहाँ से कितना और कैसे, तो वहाँ पे बात आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, तो हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज में कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चंस उससे हर साल पूछे जाते हैं। तो एक बात मैंने की थी, ओवरऑल एक बात अगर मैं करूं पॉलिटी की, तो यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन एवरेज में पूछे जाते हैं, जो कि 2021 में 26 क्वेश्चन तक हो गए थे। ठीक, 22 में से कम पूछे गए। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब पीवाईक्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे देता हूँ आपको, जब मैं पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, तो पीवाईक्यू एक ऐसा विषय है जो आपको हर व्यक्ति रिकमेंड करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है पीवाईक्यू से आपको डिराइव क्या करना है। केवल वो फैक्ट देख के बंद कर देना है, या उसके आगे पीछे की चीज़ें देखनी है, या जो क्वेश्चंस की संभावना है कहाँ कहाँ से आने की, ये हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो ये देखने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो जब देखने के नज़रिए की बात आती है, ये सबको पता है कि पीवाईक्यू करना है, तो वही वाली कहानी हो जाती है पीवाईक्यू के साथ में कि जब तक पेपर आता है तब तक बच्चा जो होता है वो पीवाईक्यू पूर्वावलोकन जो है उसको देखता रहता है। और शेर की आधी लाइन कहता है कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, और जब पेपर हो जाता था फिर वो बोलता है लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता है। तो बात बस इतनी है कि कितना देखा जा सकता है, कहाँ से देखा जा सकता है, इस चीज़ को समझने की बहुत अतिरिक्त ज़रूरत है। इसलिए तो पीवाईक्यू से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो क्वेश्चंस की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक। नंबर दूसरे की बात है, नंबर एक पॉइंट, नंबर दूसरे पॉइंट की बात है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक, कहाँ से आते हैं। जब इस विषय की मैं चर्चा करूँगा कहाँ से आते हैं, तो जो लास्ट ईयर जो आई बटन पे जो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया है उसको ध्यान से देख लेना। 40 मिनट के आसपास का वो वीडियो है। वीडियो दरअसल बड़ा ही हो गया है, इस कारण से बड़ा हो गया है कि उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी थी, इसलिए वो बहुत रामबाण है। उसको अगर देख लिया तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर कहाँ से आई है, प्रकृति के बारे में। और जब मैं क्वेश्चन के प्रकृति की मैं बात करता हूँ, तो पॉलिटी वाले सेक्शन में, आज मैं पॉलिटी की चूंकि बात ही कर रहा हूँ, तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको 5 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो जो होते हैं डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक। नंबर 2 पे स्टेटमेंट वाइज होते हैं, ठीक। नंबर 3 पे होते हैं कथन कारण। नंबर 4 पे होते हैं मैचिंग, और 5वें पे होती है क्रोनोलॉजी, यानी आगे पीछे आपको लगाना होता है कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। इन 5 क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलो अब मैं आ जाता हूँ इस पे, क्योंकि इस वाली पीपीटी में इस वाली पीडीएफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसमें कैसे कैसे हम ये टैक्स यहाँ से डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें कि कैसे हम अपना टैक्स यहाँ से डिराइव करेंगे। दूसरी बात है कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे हल किया गया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे आर्टिकल से कितने क्वेश्चंस आपको निकल के आए, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, और ईयर वाइज यानी ईयर वाइज जो डेट ईयर पूछी जाती, फिर मैचिंग से कितने क्वेश्चन आए, क्रोनोलॉजी यानी ऑर्डर से कितने आए, स्टेटमेंट और उससे कितने आए, शेड्यूल से कितने पूछे गए, और स्टेटमेंट से कितने पूछे गए। तो इसमें मैंने किया क्या था पिछले वीडियो में कि ऐसे ही, ये तो खैर इसका हो गया 2023 का पॉलिटी वाला सेक्शन। और ये क्योंकि अभी मैं पॉलिटी पे बात कर रहा हूँ, 2-3 वीडियोस में मैं पॉलिटी पे ही केवल बात करूँगा। इसके बाद में मैं अलग अलग सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट इसकी मैं बना दूंगा। इससे आपको आसानी ये होगी कि जो मेहनत है आपकी, वो हो सकता है कि 50 से 60% कम हो, और सफलता की गारंटी आपको 100% मिल सके, ठीक है। इसलिए ये जो टैक्स हैं, ये मैंने क्वेश्चन पेपर के आधार से ही निकाल के मैंने रखे थे, जो हर साल बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने किया था 2023 का पेपर था, 2022 के पेपर में भी ये हैं, ये सारे टैक्स लिखे हुए हैं जो लगातार आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और ये कहाँ से क्वेश्चन जैसे निकल के आए, जैसे क्रोनोलॉजी की यहाँ पे बात हुई, ऑर्डर की बात हुई, तो 3 क्वेश्चन निकल के आए। ऐसे ऐसे करके मैचिंग के 3 क्वेश्चन थे, मैचिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी करती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं।
अब मैं आ जाता हूँ 2023 के पेपर पे, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल सके। राइट, तो ये है आपके सामने 2023 का, ये 2021 हो गया, सॉरी, ये सारा सब बना के मैंने रखा हुआ है। तो हाँ, कहाँ पे है? ये 2023 का आपको पॉलिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं उनका प्रॉपर सोल्यूशन है। मैं आज इसको डिस्कस करूँगा, ना केवल डिस्कस करूँगा, आपको ये पता चलेगा इससे कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए पूर्वावलोकन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं प्रीवियस इसके क्वेश्चंस अगर देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें निकाल के बैठनी है, निकाल के रखनी है, जो अगले साल मेरे काम आ जाएंगी। लोगों की समस्या ये है, लोग ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का अब बहुत महत्व नहीं रह गया। बहुत गलत बात है, बिल्कुल महत्व है, और ये मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल निकालना क्या है, अगर आपको ये पता होगा ना, तो आपकी मेहनत 50-60% कम होने वाली है और गारंटी 100% बढ़ने वाली है। कैसे? जैसे इसमें आपसे 22 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे गए, ठीक है। अच्छा एक स्कोर माना जाता है 22 क्वेश्चन का, अच्छा स्कोर है। इसमें अगर आप ठीक से करते हैं तो आप 21 क्वेश्चन तक ठीक से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन गंदा होता है, इसमें गंदा है दरअसल, वो थोड़ा सा उसमें मुझे भी दिक्कत हुई थी। खैर, इसकी मैं बात करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको 5 तरीके जो बताए, एक तो कथन कारण वाला होगा, दूसरा होगा मैचिंग वाला होगा, इसके बाद होगा 2 स्टेटमेंट होंगे, और कौन सा होगा, एक और होगा आपके पास में जो फैक्ट बेस्ड होगा, और एक होगा क्रोनोलॉजी होगा, ठीक है। ऐसे ही करके सारी चीज़ें हैं, ठीक है, याद हो गया। अब इसमें है कि पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे किसी पेपर में, तो आप ये उसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब आपसे फैक्ट पूछा जाता है तो केवल फैक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है वो आपसे आपका व्यू, आपकी समझ उस पर कितनी है, इस बारे में वो बात करेगा। कथन कारण में क्या होता है, आपका एनालिटिकल व्यू वो चेक करने की कोशिश करता है। मैचिंग में वो जो फैक्ट एक होता है, उस फैक्ट को चार फैक्ट को एक साथ डाला जाता है। फिर 5वां होता है क्रोनोलॉजी। इसमें आपकी ये समझ पूछी जाती है कि एक के बाद बच्चा जो पढ़ रहा है केवल रटने का प्रयास तो नहीं कर रहा, उसको थॉरली ज्ञान है उस चीज़ का कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक कथन है, उसका कारण है, और कथन कारण के क्वेश्चन जब भी करेंगे आप, तो यहाँ पे एक क्योंकि लिखेंगे बीच में। यहाँ पे अगर आप क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि, और ये कथन जो है वो जस्टिफाई हो जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्याख्या सही करता है, अदरवाइज व्याख्या सही नहीं करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो, अब जैसे बोल रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है, इस क्वेश्चन में समस्या क्या होती है अब मैं बताऊंगा। इसमें पूछा राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये आपको पता है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब आर्टिकल 79 में जब आप पहुंचते हैं, जहां से संसद की शुरुआत होती है, तो 79 आर्टिकल बोलता है कि भारत के संविधान में जो संसद है उसके 3 तत्व होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का भाग है, इसका मतलब यही है, ठीक। ये बात आपको पता थी। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कारण के रूप में, इसमें ये लिखा हुआ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये भी आपको पता है। आपको पता है कि आर्टिकल 111 में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे लिखा गया है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुमति का मतलब है कि विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी कैसी अनुमति दे सकेगा, कैसे वीटो कर सकेगा चीज़ों को या नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं, जैसे स्वीकृति देगा, सुरक्षित रखेगा, या वापस पुनर्विचार के लिए भेजेगा। इस क्वेश्चन से जानने से पहले अब आपके सामने समस्या ये है, क्या ये दोनों कथन तो सही है, ये आपको पता है, लेकिन व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस बारे में आप परेशान हैं। तो इसकी परेशानी दूर करने के लिए बात यह है कि राष्ट्रपति, देखिए कोई कानून, संसद का काम क्या है? कानून बनाना, और वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी मुहर नहीं लगा देता है। इसलिए संसद जो है तब तक अधूरी है जब तक राष्ट्रपति उसमें अपना योगदान नहीं देता है। और एक तो बात आपको ये पता चल गई है कि आपको कैसा क्वेश्चन था, आपको कैसे उसको हल करना है। 2 बातें आपको क्लियर हैं। तीसरी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आगे बन के आता है 2025 में, 24 में, आगे और बढ़ के, तो भूमिका क्या होगी? क्या क्वेश्चन ऐसा ही आएगा या कुछ अलग से हटके आ सकता है? तो जब भी संसद की बात आई है, जब भी राष्ट्रपति की बात आई है, ये 2 आपको कीवर्ड मिल गए हैं। इन चीज़ों को आपको ठीक से देख के तैयार करना है। लेकिन कैसे बढ़ेगा? जैसे आपसे पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रपति जो उसके विधेयक पर जब उसकी अनुमति है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपसे जो राष्ट्रपति है उसको
संविधान में परिवर्तन जो हुआ है, संविधान परिवर्तन संशोधन विधेयक है, उस पर अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी, इस बारे में आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको देख के चलना है। 1971 का 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और क्या क्या आपसे पूछ सकता है कि, और जैसे राष्ट्रपति की और जो पावर हैं, जैसे अध्यादेश की पावर है 123 के अंडर, ठीक, या 111 में जो उसकी वीटो पावर हैं उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे मनी बिल पे क्या वो ऐसा कर सकता है कि उसको वापस कर दे, तो नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख के चलनी है। इसमें केवल आंसर ये नहीं केवल आपको रटना है कि जो आया है केवल उतना ही है, ठीक है। इसलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, यहाँ से आपको अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पकड़ में आए, जो MRI है ना पेपर की, वो आपको समझ में आए, नब्ज आपको पकड़ में आए, नब्ज देख के आप पहचान सकें कि बीमारी क्या है। उस बीमारी को दूर करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैं प्रॉपर बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं करूँगा। हाँ, 2-3 साल के मैं क्वेश्चन पेपर में उठा के आपको दिखाऊंगा। हर सब्जेक्ट की एनालिसिस होगी। इसमें इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद उस स्थिति में होंगे कि 100 से प्लस स्कोर बहुत आराम से करेंगे जाके, ठीक है। दूसरी चीज़ें, जैसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार हनन रोकने की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में 2 कथन इन्होंने दे दिए हैं, ठीक। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपसे कथन कारण नहीं पूछा है, 2 स्टेटमेंट के आधार पर पूछा है। 2 सही हैं, 2 नहीं सही हैं, एक सही है, दूसरा सही है, एक व्याख्या करता है, दूसरा नहीं व्याख्या करता, ऐसे तरीके का आता है। लेकिन यहाँ पे केवल इतना पूछा गया है, एक सही है, 2 सही है, ये नहीं सही है, ऐसा करके, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे अब रिट की बात आई है। अब देखिए, जब भी मैं कहता हूँ आप टैग को ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, ये हो गया टैग, ये टैग हो गया और ये हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो होते हैं वो निकल के वहीं से आएंगे, बस घूम घूम के आएंगे, ठीक है। वो आपको कितना घुमाते हैं। तो फंडामेंटल राइट आप हमेशा, आपकी गलती ये होती है जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो 14 से लेके आर्टिकल 30 तक आप ठीक से पढ़ जाते हैं। इसके बाद जब 32 आता है उसको आप देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और आप सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो पूछा गया है, जैसे कि ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित जो अधिकार है उनको लागू करने के लिए उस रिट का प्रयोग कर सकती है, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे आप आए, संसद को यह अधिकार है कि कानून बना सकती है कि किसी अन्य न्यायालय को उसकी अधिकारिता सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी हुई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कहने का आशय यह है दूसरे स्टेटमेंट में, क्या भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिली हैं आर्टिकल 32 के अंदर, वो पावर्स क्या किसी और न्यायालय को संसद दे सकती है? ये आपसे पूछा गया है। उसकी भीतर, उसके अधिकारिता के भीतर, अधिकारिता मतलब अगर किसी हाई कोर्ट को ऐसी पावर देती है तो मतलब उस हाई कोर्ट की जो सीमाएं हैं, क्या उसके अंदर वो ऐसा काम कर सकती है? तो बिल्कुल इसका आंसर है बिल्कुल सही। और ये आंसर आपको मिला कहाँ था? तो आ जाओ आर्टिकल 32(3) में पहुँचते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ केवल आप मत ये रट लीजिए कि आर्टिकल 32 जो है वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट उससे जारी करता, केवल इतनी बात नहीं है। आर्टिकल 32 के जब 3 में आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और ये कहता है कि कौन सी पावर दी जा सकती है उस नए न्यायालय को। तो जो आर्टिकल 32(2) में लिखी हुई हैं, और क्या लिखी हुई हैं? तो यही रिट लिखी हुई हैं, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडमस, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण मतलब सर्ट्यूरारी, अधिकार रक्षा मतलब क्यू वारंटो, ठीक है। अब बात आती है, अब देखिए इतनी चीज़ें तो आपने समझ ली, ठीक। अब आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ऐसे आप देखेंगे तो आप 13 में जब पहुंचेंगे या 12 में पहुंचेंगे तो इनको भी आपको ठीक से पढ़ना है। वहाँ पे एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी कि क्या जो भारत के जो कानून हैं केवल उन्हीं के उल्लंघन पर जो रिट है वो जारी हो सकती है, मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहे। लेकिन वहाँ पे आर्टिकल 13 आपसे ये बोलता है कि नहीं, भारत में जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं जो किसी कानून में नहीं है, अगर वो भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती हैं तो उनके खिलाफ भी आप रिट दायर कर सकते हैं। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक पॉइंट और है, आर्टिकल 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। आर्टिकल 226 में, ये रिट जारी करने की मैं पावर की बात कर रहा हूँ,
आर्टिकल 226 में आपको हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि जो पावर हैं, जो रिट जारी करने की 32 से पावर है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को 226 से पावर है, इसमें सबसे विस्तारित जो पावर है वो किसके पास में है? तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के पास में है, लेकिन वहाँ पे जिसको नहीं पता होगा वो सुप्रीम कोर्ट लगा के चला आएगा। क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ में अन्य जो कानून हैं, अन्य कानून जो फंडामेंटल राइट से इतर हैं, उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट के टाइम फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे ही रिट जारी कर सकता है। अब दूसरा सवाल आपसे कैसे आ सकता है, मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस ये गारंटी देता है कि वो मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जारी करेगा ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है इसके लिए, ठीक। लेकिन हाई कोर्ट इसके लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि जो 32 है जो केवल वो फंडामेंटल राइट के लिए काम करता है, जबकि जो 226 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी काम करता है। अच्छा है क्या? 32 जो है आर्टिकल केवल फंडामेंटल राइट के लिए है, याद रखना। 226 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे क्वेश्चन एक और आपसे पूछने के लिए आ सकता है, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ गई, क्या जब वो इमरजेंसी जब लागू होती है, जिसे राष्ट्रपति लागू करेगा, उस समय मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं क्या? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। आप पॉज कर लीजिए, फिर इसके बाद जवाब दीजिए। आंसर मैं दे रहा हूँ उसका, नहीं। उस समय मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं रोके जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बने रहते हैं आपके। लेकिन जो आपको पावर मिली है आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, वो पावर आपको कहाँ पे, वो पावर आपसे छीन ली जाती है 32 की, जबकि मौलिक अधिकार आपको जो मिले हैं वो बिल्कुल मिले रहेंगे। ये थोड़े से दांवपेच होते हैं, इन सब चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। मैंने केवल आशा ये था कि आप क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझें। 2 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया है और इसकी डायमेंशंस क्या हैं, तो ये आप इसकी डायमेंशंस है। आर्टिकल 32 से ये क्वेश्चन उठाया है और दूसरे में आर्टिकल 32 के 3 पार्ट में ये पहुंच गया है। अब जैसे और कौन सा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो 31C याद करके जाना, देख के जाना। 32 के जितने भी क्लॉज हैं सारे देख के आपको जाने हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको सब आपको देख के जानी है। चलिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्वेश्चन की प्रवृत्ति आप देखेंगे, प्रकृति देखेंगे क्या है, तो आपको साधारणतः आपको ये नज़र आ जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो मैचिंग का है। और जब भी क्वेश्चन कभी भी मैचिंग का होता है, 5 ही तरीके के क्वेश्चन है, उसमें एक मैचिंग है, तो जब भी मैचिंग का जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो आपको ये पता होगा कि उस मैचिंग के क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट दिए जाते हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, केवल उन फैक्ट को रट के नहीं बैठ जाना है। अब मैं इसलिए क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनेंस कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है, और ये इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। 2024-25 में इलेक्शन कमीशन, 2024 में खासकर चाहे यूपीएससी आए या यूपीपीसीएस से आए या अन्य कोई एग्जाम आए, आप देखेंगे हो सकता है इलेक्शन कमीशन से आपको क्वेश्चन रखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आम चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, ठीक है, याद रखना, ठीक। यूपीएससी से क्वेश्चन आपको लगातार, केवल ये देखिए ऑप्शन में एक पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑप्शन में केवल आपको ऑप्शन तक सीमित नहीं रखना है। अब यूपीएससी के बारे में आपको ठीक ठाक आपको जानकारी होनी चाहिए, पढ़ लेना जाके। फाइनेंस कमीशन के बारे में ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, कितने मेंबर होते हैं, कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, बिल कौन सा था, या कैसे ये बनाया गया, कैसे काम करता है फाइनेंस कमीशन, कैसे काम करता है, किसके किसके बीच में पैसे का बंटवारा करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे ये एससी कमीशन के बारे में पूछ लिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। अब इसमें आपको मैचिंग करानी है, लेकिन मैचिंग कराने के साथ साथ इन सारी चीज़ों की आपको ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो एससी कमीशन है वो आपको 38 के अंदर मिलता है, मतलब ये वाला सबसे डी वाला पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा जाके, जबकि जो फाइनेंस कमीशन है वो 280 में मिलता है, आपको रटा हुआ है। 315 में आपको लोक सेवा आयोग मिल जाता है और 324 में आपको निर्वाचन आयोग मिल जाता है। लेकिन आप इसी पेपर में जब देखेंगे घूम के, तो यही जो वित्त आयोग है इसमें ये ऑप्शन में पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये फुल फ्लेश्ड एक क्वेश्चन बन गया है। तो इसलिए इन टैक्स को ध्यान में रखना, रही बात। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर बात है महान्यायवादी की बात।
तो जितने भी अधिकारी होते हैं उनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। इसलिए मैंने ये टैक्स यहाँ पे डाल दिया है, ये टैक्स। अब ये महान्यायवादी है, यानी आप देखें जाके कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक में आप देखें कि कौन कौन से महान्यायवादी हैं, सॉरी कौन कौन से महान्यायवादी का मतलब महान्यायवादी जो है उसके अंडर में और कौन कौन सा है। जैसे कि जो महान्यायाधीश है उसका आर्टिकल कौन सा है, तो 76 है। नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अहर्ता क्या होती है, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो अहर्ता होती है वही उसकी अहर्ता होती है, मतलब भारत का नागरिक हो, या फिर वो हाई कोर्ट में 5 साल का जज रहा हो, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल का वकील रहा हो। और ये जब जो महान्यायवादी है यानी ये जो अटॉर्नी जनरल है, इसके अंडर में कौन कौन आता है, तो एक आता है सॉलिसिटर जनरल और एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब ये सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, इनके बारे में भी आपको देख के जाना है। मतलब कहने का आशय ये है, जब भी ये चीज़ें मिलें तो आपको ठीक ठाक उसकी जानकारी सारी सुरक्षित रखनी है अपने पास में, ठीक है। दूसरी बात है, पहला स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है, तो स्टेटमेंट वाइज है, मतलब आपके एनालिसिस के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपको कितना ज्ञान है, ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है। महान्यायवादी पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह, तो बिल्कुल ठीक बात है। नंबर दूसरे पे चलता हूँ। महान्यायवादी को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उसी है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा क्यों है, जब आपको ठीक से आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल को, तो अटॉर्नी जनरल सरकारी आदमी नहीं होता है। एक चीज़ आप याद रख लेना, 76 में दिया जरूर गया है, संवैधानिक पद जरूर है उसका, लेकिन वो सरकार का व्यक्ति नहीं होता है प्रॉपर। इसलिए उसको ना वो सरकार के टुकड़ों पे पलने वाला होता है, एक चीज़। इसलिए आप हमेशा देखते हैं जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको कुछ अतिरिक्त पावर कह लो या फ्रीडम कह लो, वो हमेशा मिली हुई होती है, अन्य किसी भी कैग से ज़्यादा मिलती हैं। और इससे जो ये अटॉर्नी जनरल है उसको कैग से कुछ ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कि वो अगर चाहे तो कोई और केस लड़ ले जाके, ठीक। वो जब चाहे तो अपना त्यागपत्र दे दे, वो तो खैर कोई भी दे सकता है, लेकिन मतलब इसका कोई कार्यकाल भी फिक्स नहीं होता है, ना 5 साल, ना 2 साल, ना 1 साल, ना किसी की छत्र छाया में ये पलता है, ठीक। इसकी केवल नियुक्त की जाती है और ये बहुत हद तक स्वेच्छाकारी पद है, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से चलने वाला ये पद है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बस चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है, कार्यकाल जो है इसका संविधान में लिखा ही नहीं है, ठीक। किसके प्रसाद पर रहता है, मतलब प्रसाद पर किसकी देखरेख में, किसकी छत्र छाया के नीचे रहता है, तो राष्ट्रपति की छत्र छाया के नीचे रहेगा मंत्री। और दूसरी कैसे ये हट जाएगा, जब मंत्रिपद से अपनी त्यागपत्र दे देगी जो इसको नियुक्त करवाती है, तो ये हट जाएगा अपने आप, या ये खुद भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। और ये सरकार का मुख्य जो कानूनी अधिकारी है वो होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और सरकार का पक्ष कहाँ कहाँ रखता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, हाई कोर्ट में रखेगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रखेगा, ठीक है। याद रखना इस बात पे। और अभी आपने हाल ही में एक केस देखा था, जो आपके किसान बिल थे उनके विरोध में किसान जब चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अटॉर्नी जनरल है और सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, दोनों लोगों को खड़ा कर दिया था। वहाँ पे ये दोनों लोग एक साथ नजर आए थे आपको, ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ ली, क्या क्या यहाँ से डिराइव करना है ये आपने समझ लिया, ठीक है। और डायमेंशंस कहाँ कहाँ हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत कम छोटा मैं बहुत जल्दी करा दूँ, ये मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है। लोग करते क्या हैं कि 15 मिनट में आपको बहुत सारा ज्ञान देके चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो चीज़ें जैसी हैं उनको ठीक वैसी रखने। बहुत ज़्यादा क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन जिनको देखना है वो देखेंगे, मुझे पता है, ठीक। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको ज़रूरत है वो देखेगा। अन्यथा 10 मिनट की वीडियो बना के मैं क्या दे सकता हूँ ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है, ठीक। वर्षों की मेहनत होती है, आपकी भी हो सकता है वर्षों की मेहनत हो, मेरी भी हो सकता है वर्षों की मेहनत हो, और उसको आप 10 मिनट में दे नहीं सकते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है। विधान परिषद के गठन के बारे में देखिए इसने पूछा है, मतलब एक तो जब विधानमंडल है, विधानमंडल 2 में डिवाइडेड होता है, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, इस समय 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर जब से 370 हट गई है तब से वहाँ पे विधान परिषद भी खत्म हो गई है।
ठीक, तो अब कौन कौन से वो राज्य हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अब इसको कैसे रटेंगे, यूपी आपको याद है, यूपी के बगल में बिहार है, याद रखना। महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक है, याद रहेगा। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है, याद रखना। ये दो दो की टुकड़ी आप बना लीजिए, ठीक हो गया आपका काम। दूसरी बात है, अब इसके स्टेटमेंट पे आ जाइए। देखिए फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2023 का जो पेपर था उसमें पॉलिटी वाले पोर्शन में स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। 8 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे गए जो स्टेटमेंट वाइज थे, ठीक है, जिसमें आपको ठीक ठाक जानकारी रखनी चाहिए थी, ठीक। इसमें बोला है एक विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो कथन है उसको देख लेते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इससे छोटी विधान परिषद बन नहीं सकती है, ठीक। तो ये बात आप याद रखेंगे, 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। और विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे कि विधान परिषद का जो गठन होता है वो जब स्टेट होता है, स्टेट की विधानसभा से जब एक सहमति जब ये जारी की जाती है 2/3 बहुमत के साथ में, प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ में, जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 हिस्सा जब ये जारी करता है कि हाँ यहाँ पे विधान परिषद की आवश्यकता है, तो उस समय पे वो चीज़ें पार्लियामेंट चली जाएंगी और पार्लियामेंट उसको अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको अध्यादेश वो लागू कर देगा और उसमें संविधान में भी परिवर्तन उसमें किया जाएगा। तो संविधान में परिवर्तन होगा तो फिर वो वहाँ पे विधान परिषद जो है वो बन जाएगी, ठीक। और दूसरी बात है, जैसे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है केंद्र में, वैसे वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, क्योंकि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई है। द्विसदनीय व्यवस्था भारत में कब से आई, तो 1919 के एक्ट से पहली बार आई थी, जहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 में तोड़ा गया था, ठीक है। ये एक राज्य परिषद थी और एक आपकी जो आज की लोकसभा है वो हुआ करती थी। इसके बाद में वही बात जब 1935 का जब एक्ट आया तो वहाँ पे यही कहानी बदल गई, वहाँ पे फिर स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था की बात हुई। हो सकता है किसी समय आपसे ये पूछ दिया जाए तीसरे पॉइंट में ऐसे लिख के कि 1935 के एक्ट से राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, बाई कैमरल सिस्टम का शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र देखेंगे, मतलब देखने का अर्थ ये है पॉलिटी से रिलेटेड विधान परिषद में जो है ज़रूरी चीज़ें उनको भी आप जुटाएंगे। ये टैग केवल इसलिए नहीं है केवल आपने ये क्वेश्चन देख लिया और अगले साल आप ये उम्मीद करें कि नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद कम होती है। पढ़ने के साथ साथ में स्मार्ट पढ़ाई करनी है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल हलवा होगा, बिल्कुल आप खा लेंगे, ठीक, वो सारी फर्जी की बातें होती हैं, ठीक। नंबर 6 पे आप देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई। निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अगर शून्य घोषित कर दे, यानी बेकार घोषित कर दे कि ये ठीक नहीं है, तो उस कथन में क्या क्या है। कथन फिर देखिए, कथन 2 कथन वाले आ गए, इसमें फिर से आपको देखना। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो मान्य होंगे। ये बिल्कुल बात सही है। अगर वो अपने पद पर आसीन है और पद पर आसीन रहते हुए उसने कोई काम किया है तो वो सारे काम मान्य होंगे, ना कि अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। इवन दो उसका जो चुनाव है वो नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाए फिर भी। दूसरे नंबर पर पॉइंट क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। जिस दिन मान लीजिए आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन देती है और आज अगर उपराष्ट्रपति ने भी ऐसा काम किया है कोई, तो वो उसका काम मान्य होगा। बात कुल मिला के इतनी सी है। और बहुत सारी बातें हैं, किसमें है, जैसे आर्टिकल 71 के अंदर है, इन सारी चीज़ों में लिखा हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट जब आप उपराष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपको पता होने चाहिए, उसकी पावर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ से उससे क्वेश्चन आए ये पता होना चाहिए। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा फंसाने के लिए दिया गया था। और जब सही बिल्कुल ऐसे ही जब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे जो व्याख्या करता है या नहीं करता इस बात को डराइव करना था, वो भी आपको इसीलिए दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है कालानुक्रम, मतलब है क्रोनोलॉजी पूछी गई है।
क्रोनोलॉजी पूछने का मतलब है कि आपसे 4 ठीक ठाक फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो फैक्ट क्या है। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई है 1947 में, और 1946 में संविधान सभा गठित हुई थी, याद रखना। लेकिन प्रारूप समिति कुछ समय बाद बनी, और कब बनी तो ये प्रॉपर एक डेट है 29 अगस्त 1947। ठीक है, अब 30 अगस्त को ही हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें आगे क्या हुआ। तो 30 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। हो सकता है ये फैक्ट आपको अगले साल रखा हुआ मिले, इसीलिए मैं कहता हूँ केवल ये आपको देख के नहीं जाना है, केवल ये रटना नहीं है, ये तो रटा होना ही चाहिए, ये भी आपको रटा होना चाहिए। आप डिराइव क्या करेंगे, बात तो ये है ना। संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया गया। ठीक, अब ये स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलता है? जो आप भारत की जब प्रीएम्बल आप जब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ऐसा करके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जब उसमें जब से बाद में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको डेट एक मिलती है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये डेट क्या हो गई? 26 नवंबर 1949। ठीक, 26 ये 26 कर लीजिए, ये 26 जनवरी नहीं है कि याद रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। संविधान प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त होने का मतलब है लागू होने की तिथि, लागू। ठीक, लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, नंबर 4 पे है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आप खूब रट रखे हैं, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई और अगस्त में, और जुलाई अगस्त में चुनाव हुए तो ये डिसाइड हुआ कि संविधान सभा अब गठित हो जाएगी और इसकी बैठक होगी। लेकिन वहाँ पे जो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद में नेहरू पहुँच जाते हैं यूके, और वहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपने संविधान सभा तुरंत नहीं बुलाई बैठने के लिए तो मैं एक जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जन आंदोलन का मतलब है कि मैं एक आंदोलन खड़ा करूंगा क्योंकि वैसे भी फजीयत हो रही है वर्ल्ड वार के समय, जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी बड़ी फजीयत हो रही है, समझा। तो इसलिए ये आप देखते हैं कि इसलिए बहुत दबाव के अंदर आकर संविधान सभा की बैठक की अनुमति दे दी गई, और वो तारीख थी 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर की तारीख में ही आप पढ़ते रहते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, जबकि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो 11 दिसंबर को प्रॉपर और स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बात है, और भी एक चीज़ है जो मैं बताता चलूँ थोड़ी थोड़ी सी। 11 दिसंबर को जब चुनाव हुआ संविधान सभा में, तो वो चुनाव जो था वो पूरी तरीके से निर्विरोध चुने गए। ये बात हो सकता कभी आपसे पूछेगा यूपीएससी या कभी कोई और कमीशन आपसे स्टेट कमीशन पूछे, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में किसी ने चुनाव लड़ा नहीं था, उनको निर्विरोध ही चुना गया था, ठीक है, याद रखना। चलो, क्या समझ में आया इससे कि क्रोनोलॉजी पूछी गई है। क्या समझ में आया है कि आपको डेट याद रखनी है। जब आप पढ़ें तो डेट भी आप पढ़ें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की आपको डेट पता होनी। यहाँ देखिए प्रॉपर आपसे डेट पूछी है, ठीक, 47, 49, 50 है ना, और 46, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लीजिए, आराम से लगाते रहिए। आंसर ए है। ए में क्या लिखा है, ये मैंने 2 चीज़ें लिखी नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पंचायती राज, मैंने इसको येलो कर रखा है। इसका मतलब क्या है, पंचायती राज के बारे में मुझे सब कुछ पढ़ना है। ये पंचायती राज है क्या, कब आया, कब शुरुआत हुई, कौन कौन सी समितियाँ थीं, समितियों की रिकमेंडेशन क्या थी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया वो तारीखें क्या थीं, उसके बाद के इम्पैक्ट क्या हुए, वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से इसमें थॉरली आपको पढ़नी है, ठीक। तो इसमें क्या है, फिर वही बात हो गई। देखिए दो दे दिए गए। मैं आपसे बोला हूँ कि इस पेपर में आपसे 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे ये पूछते हैं कि स्टेटमेंट वाइज हैं, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। और 3 क्वेश्चन कथन कारण वाले हैं। तो 8 3 11, आधा क्वेश्चन पेपर जो था वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, ठीक। तो बात हो रही है यहाँ पे अशोक मेहता समिति की 1977 की। कंफ्यूज मत हो जाना बलवंत मेहता से। बलवंत मेहता समिति 1957 में बनी थी, और बलवंत मेहता वही थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आई थिंक दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनकी 1965 के युद्ध में हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान द्वारा। जब वो एक रैली को संबोधित करते जा रहे थे तो एक अपने सिविलियन चार्टर्ड प्लेन में थे, और उसी समय पे पाकिस्तान से एक जो फाइटर था
वो उनका पीछा कर रहा था। उसने हालांकि बोला कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है, इसको मारने की अनुमति नहीं दीजिए, लेकिन वहाँ से माना नहीं और ये तथ्य ये दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि ये रेकी कर रहा था। ये सिविलियन जो मिलिट्री का एयरक्राफ्ट था, ये सिविलियन एयरक्राफ्ट के रूप में रेकी कर रहा था। ठीक है, तो उनको उस पर मिसाइल दाग दी जाती है और बहुत दुखद उनकी मृत्यु होती है अपनी वाइफ और अन्य पत्रकारों के साथ में भी। ठीक है, तो वो थे बलवंत राय मेहता, BR मेहता। ठीक है, याद रखना ये अशोक मेहता हैं। ठीक, तो पंचायती राज की जब भी बात आती है तो पंचायती राज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे पंचायती राज कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 40 में शुरुआत में इसमें लिखा गया था, नीति निर्देशक तत्वों में यानी DPSP में। और ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है। 73वें अमेंडमेंट के साथ में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, उसमें बात हुई थी पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा देने की। बलवंत राय मेहता समिति आपको पता है 1957 में बनी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। और भी समितियां थी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हनुमंथा राव समिति, कभी हो सकता पूछ ली जाए, एक बार ये स्टेटमेंट में आ चुकी है, हो सकता आपसे पूछ ली जाए, तो 1983 में बनी। जीवेकी राव समिति ये कब बनी, तो 1985 में बनी। LM सिंघवी समिति कब बनी, तो 1986 में बनी। और इन समितियों ने क्या क्या किया, तो याद रखना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखने में बहुत वक्त ज़ाया होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने बात की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो उनका। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक, बलवंत मेहता समिति क्यों बनी, क्या कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, या नेशनल जो NES जिसको बोलते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज क्या थी, वो सारी चीज़ें थी, उनको भी आपको देख के चलना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो बात की थी, जो बलवंत राय मेहता में जो बात की गई थी, वो बातें त्रिस्तरीय की, लेकिन जो अशोक मेहता की जो बात थी उसमें लिखा है द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। पंचायती 3 स्तरीय के स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल ये कथन जो है द्विस्तरीय व्यवस्था, अशोक मेहता तो द्विस्तरीय व्यवस्था की बात ही कर रहे हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जरा एक बार देख लेता हूँ। राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड के विकेंद्रीकरण प्रमुख बिंदु माना जाता है। ठीक, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने, मैं इसमें शायद आंसर मुझे लगता है कुछ गलत लगा हुआ है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो अशोक मेहता थे उन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि बलवंत राव मेहता त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करते थे। दूसरी बात है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना। ठीक है, ये बात गलत है, ये बात नहीं, इसमें आंसर तो सही लगा, हाँ ये बात सही है, जबकि ये बात गलत है। देखिए, ये होती है ह्यूमन एरर। से हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोग जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, पॉइंट 1 केवल एक सही, तो यहाँ पे जब मैं B देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है केवल दूसरा वाला सही, समझे, लेकिन ये होती है ह्यूमन एरर। इससे मुझे क्या समझने में आता है, इससे मुझे समझ में आ रहा है ये गलतियाँ हमने कहाँ की, ये होती ह्यूमन एरर, इसको बोलते हैं आता हुआ भी डुबो देना, ह्यूमन एरर। ठीक, समझे, इसमें हमने क्या किया, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना गया खंड को। ये कथन कैसा है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने विकेंद्रीकरण का जो बिंदु माना था वो जिला को माना था। इन्होंने बोला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरी बात है, पहली बात है द्विस्तरीय व्यवस्था की बात है, ये कथन बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन B नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सही मैंने लिखा, मुझे ऐसा लगा शायद मैंने गलतियाँ की हैं। देखिए, ये ह्यूमन एरर है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी और सबसे होती है ये। ठीक है, तो इस पर भी काम करने की आवश्यकता है, चलो इससे भी सीखने की आवश्यकता है। 9वां क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है, देखिए पंचायती राज, B ऑप्शन है इसका, राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी बात यहाँ पे की गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंदर आता है, ग्रामीण स्तर पर चुनाव जो होते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव, उनका काम करता है, उनकी नियमावली जो होती है वो तैयार करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 243 के अंडर आएगा और 243 के 1 इसके अंदर आपको राज्य निर्वाचन आयोग देखने को मिलता है।
ग्रामीण स्तर पर, लेकिन जब आप शहरी स्तर पर जब जाएंगे तो 243 वहाँ पे ZA के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, और सारी चीज़ें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको देखनी है और जो भी है देख लेना। नंबर 10 पॉइंट है इसमें, जैसे क्या था, इसमें आपको सीधे फैक्ट पूछा गया। नंबर 10 में आप जब चले आएंगे इसमें सीधे आपको फैक्ट पूछा गया, संविधान का भाग सुमेलित नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, इसमें फैक्ट पूछा गया, लेकिन इसमें 4 फैक्ट हैं, आपको गलत फैक्ट चुनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, गलत फैक्ट चुनना है। तो राजभाषा की बात हुई है, 17 में लिखा हुआ। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरेटरीज की बात हुई है, 8वें नंबर पे लिखा हुआ, 8वां भाग है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की बात जो की गई है 10वें नंबर के भाग में है। अधिकरण की जो बात की है यानी ट्रिब्यूनल की, वो भाग 11 में नहीं है, भाग 11 तो देखिए मैंने अभी डिस्कस कर दिया, वो भाग 14A में आपको मिलता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, 14A में मिलेगा। और ये कब कैसे संविधान में आया, तो 42वें संविधान संशोधन से इसको संविधान के अंदर डाला गया। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। 11 नंबर पे चलता हूँ, बहुत टाइम हो रहा है। संसद की संयुक्त बैठक, देखिए फिर संसद की कार्यवाही जो काम है उनके सब बात उठ के आ गई है। संसद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, आपको पता है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल सही बात है। संसद सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या बुराई है, लेकिन इसमें संसद दोनों सदस्यों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल। संसद अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अनुच्छेद यहाँ पे देखिए कुछ मिस टाइपिंग मुझसे हुई है, अनुच्छेद कुछ लिखा हुआ था वो मुझसे हुआ गलत। ठीक है, तो देखिए संयुक्त बैठक जो है वो किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त बैठक लिखी गई है। लेकिन संयुक्त बैठक किन दशाओं में नहीं हो सकती है, एक तो मनी बिल पे नहीं होगी, मनी बिल पे, क्योंकि मनी जो है जो वो विषय है आपका किसके अंडर, विषय का मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में, उसमें राज्यसभा के साथ संयुक्त बैठक की बात ही नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे जो संविधान संशोधन है उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, अन्य मुद्दों पे संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, नंबर दूसरे के बाद दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या क्या होगा, सी ऑप्शन, सी, केवल टू सही। इसमें आर्टिकल कुछ लिखा हुआ था वो मुझसे मिसप्रिंट हो गया, कुछ गलत आर्टिकल 108 नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पे कुछ और लिखा होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नंबर 11 पे पूछिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, फिर 2 स्टेटमेंट थे। ठीक, अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें सीधे आपको 4 वो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, तो 4 आपको इसमें फैक्ट दिए गए। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोग की अनुमति दे दी। ठीक है, अब आप बताएं किस लिए, तो ये काम हुआ था अंग्रेजी भाषा के लिए 15 वर्षों के लिए। लेकिन इसकी कहानी पीछे की ये है, 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य की गई क्योंकि अंग्रेजों का सब बनाया हुआ सिस्टम था। बात ये हुई कि 15 वर्षों के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया जाएगा और हिंदी भाषा लागू होने लगेगी। लेकिन अब क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का देश है, इसलिए तो दक्षिण भारतीय जो राज्य थे उन्होंने इस बात का पूरा विरोध किया और उन्होंने बोला केवल हिंदी को वो प्रायोरिटी क्यों मिलनी चाहिए, जो कन्नड़ा को ना मिले, जो बांग्ला को ना मिले, या जो मलयालम को ना मिले, है ना। तो ऐसी लैंग्वेज पे हिंदी को प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉर्थ इंडिया की आबादी ज़्यादा है, केवल इसलिए। तो ये तो कोई सही लॉजिक नहीं हुआ, इसलिए ये व्यवस्था हिंदी वाली प्रॉपर लागू नहीं हुई और इसका आंसर डी है। ठीक है, फिर ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन साधारण सा था, जैसे 13वीं लोकसभा में महिला स्पीकर कौन है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, आंसर आपको पता है, मीरा कुमार। ठीक, फिर क्या है, हमने कौन सा अनुच्छेद 20 का भाग नहीं है। देखिए मैंने आपको जब मैं फंडामेंटल राइट के बारे में जब मैं बता रहा था वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी, आर्टिकल केवल 14 से लेकर 30 तक नहीं पढ़ना और 32 नहीं पढ़ना, केवल इतना नहीं पढ़ना। केवल का मतलब केवल इतना नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, आर्टिकल 12 भी ठीक से पढ़िए, 13 भी ठीक से पढ़िए। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी समय पूछा जाएगा, आप याद रखना। 31C जो है इंपॉर्टेंट है। 32 में आप देख लीजिए क्लॉज 1, 32(2) और 32(3), ये दो तो आपको इसी क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिल गए। मतलब कहने का आता है कि आपको थॉरली चीज़ें पढ़नी है। आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 20 को आप ठीक से पढ़ेंगे, केवल रटना नहीं है। तो आर्टिकल 20 में जो बात की गई है
ये यातना के विरुद्ध निषेध, इसकी बात नहीं की गई है, बाकी सबकी बात की गई है। ठीक, याद रखना। अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, बिल्कुल सही है। कार्योत्तर विधि, ठीक सही है। और दोहरे दंड की धारा, ठीक, ये भी है, सही है। तो ये कौन सा नहीं है? सी, ठीक, याद रखना। 15वें में आप चलिए कथन कारण देखिए, फिर से कथन कारण। इतने क्वेश्चन इसने कथन कारण वाले पूछे हैं आपसे, कथन कारण और 2 स्टेटमेंट की मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर आपसे ये पूछ लिया है कि किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति संसद बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार के लिए इस खास अवधि के भीतर करते हैं। ये कथन कैसा है बताइए? देखिए, बिल्कुल सही है। इसको ना देखो, इसको छोड़ो, इसको ना देखो, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन विधानमंडल की का प्रस्ताव, विधानमंडल का जो प्रस्ताव है वो मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी बात सही है। अगर विधानमंडल आई लव यू बोले राष्ट्रपति को, तो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति भी उसको पलट के आई लव यू बोले, ठीक है। विधानमंडल ने बोल दिया, अब वो बैठा रहे, समझे। राष्ट्रपति के जो मन में होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो मन में होगा, वो वही करेगा, ठीक है। ये उदाहरण के तौर से मैंने आपको समझाया, ठीक, इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक। विधानमंडल से पूछा जरूर जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, इसलिए इस पे समस्त जो अधिकार होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक। इसलिए उसकी केवल आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। जैसे शादियों में फूफा जी आए, फूफा जी से पूछ लिया गया कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, लेकिन तो जो कोल्ड कॉफ़ी बन रही है वो किसी और के लिए बन रही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पूछ लिया जाता है उनको, नाराज ना हो जाए, इसलिए बस याद रखना, ठीक। 16 पे आओ। संसद के सचिवालय की देखिए बात की गई, ठीक। संसद के सचिवालय के लिए प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मानित पदों का सृजन किया जाता है, ठीक बात है, सही है। संसद अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा सतह विनियमित करने का अधिकार रखता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए बताओ? डी, दोनों सही बात है। वित्त आयोग, ये देखिए आपको मैचिंग में मिला था इसी पेपर में। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा वो आप अगली बार क्वेश्चन बन जाएगा, जो आपको मैचिंग में मिल जाएगा वो अगली बार क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है। लिखा हुआ फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक यार। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो वित्त आयोग होता है ये तो एक संवैधानिक संस्था है ना, संवैधानिक संस्था, ठीक। और एक संवैधानिक संस्था, एक नीति आयोग जो कि असंवैधानिक मतलब जो संविधान में नहीं है, केवल एक स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी, अब स्टेचुरी बॉडी क्या होता है किसी और समय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये संविधान में वर्णित नहीं है, उसको कैसे दे सकता है? यानी जो ये वाला कथन है ये सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। सी, केवल पार्ट 2, केवल पार्ट बी, एक मिनट, सी केवल 2, कौन सा कथन सही है? नीति आयोग प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, देखिए यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक। वित्त आयोग कौन सा सही है? नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को, यार ये भी तो गलत नहीं है, ये भी गलत है, ठीक। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है, समझे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये, अच्छा सी ऑप्शन यहाँ चला गया क्या? ओके, मैं वैसे देख रहा था। जो सी है यानी 1 और 2 दोनों नहीं है, ठीक। ये मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं आंसर सही इसमें टिक कर रहा था, ठीक है। इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक, मैंने ही बनाई थी। 18 नंबर पर चलिए। डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य का एक भाग है, तो इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं? मौलिक कर्तव्य और इनका दोनों का एक भाग है, तो इसमें कौन सा भाग है? इसमें 4 चीज़ें आपको लिख रखे दे रखी हैं, जैसे उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, अभिभावक बच्चों के शिक्षा पर अवसर प्रदान करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या लिखी है कि क्या आ गया, और समान नागरिक संहिता। तो देखिए आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जो पर्यावरण का संरक्षण जो है वो आपको मिलता है 48A में, एक बात। और अगर ये तो हो गई डीपीएसपी की बात, और अगर फंडामेंटल राइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट, ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और सॉरी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये आपको मिलता है, ठीक। कहाँ मिलता है? तो 51A, और ये छा है, इंग्लिश में इसको मैंने याद नहीं किया था तो मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, समझे। ये भी एक गलती होती है, आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। मुझे छा नज़र आ गया तो किसी समय मेरे दिमाग में बैठ गया तो ये बैठ गया, ठीक।
तो ये आपको दोनों में मिलेगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों वाली बात है, ये तो गलत है, ये दोनों में नहीं मिलती है, ये केवल आपको डीपीएसपी में ही मिलेगी। ठीक है। दूसरी, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएंगे। ये बात आपको कहाँ मिलती है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिलती है। लेकिन राज्य के डीपीएसपी में जहाँ पे बात आती है तो डीपीएसपी में यहाँ पे अभिभावक शब्द कट जाता है, क्योंकि डीपीएसपी जो हैं वो अभिभावकों के लिए नहीं बने हैं, वो राज्य के लिए निदेशक तत्व हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके हैं? स्टेट के लिए हैं। ठीक, स्टेट पॉलिसी के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट के लिए, स्टेट को ये निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएंगे। कब से? 6 से 14। ठीक है। समान नागरिक संहिता नहीं है, समान नागरिक संहिता आपको 44 के आसपास मिलती है। ठीक है। ग्राम सभा जहाँ पे आया यानी पंचायती राज उठ के चला आया। ठीक, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर ही उसी प्रकार हैं जैसे राज क्या है? व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आंसर इसका बी जो है वो सही है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ कैसे भी सही है। ठीक, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। यह सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक, यह ग्राम स्तर की सभा है जो पंचायती राज के पंजीकरण मतदाता सम्मेलन, इसको चलिए समझ लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें बात ही कर रहा है ग्राम सभा की बात कर रहा है। ग्राम सभा यानी पंचायती राज की बात कर रहा है। अब इसमें पंचायती राज की जो बात हो रही है, ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे व्यवस्थापिका, जैसे राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका राज्य स्तर पर करती है। मतलब जो काम सेंटर में करती है केंद्र सरकार, और राज्य स्टेट पे करती है राज्य सरकार, और उसी तीसरे स्तर पे जो ग्राम होगा उसके लिए ग्राम सभा वही काम करेगी। ठीक, एक चीज़, बात तीनों स्तर पर एक ही जैसी लागू होती है। दूसरी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी शक्तियों का जो निर्धारण होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा इनकी शक्तियों का निर्धारण होता है। ठीक, क्योंकि पंचायती राज एक स्टेट लिस्ट का विषय है। ठीक, स्टेट लिस्ट का याद रखना। यह ग्राम स्तर की सभा है जो पंचायत के अधिकरण मतदाता, सभी पंजीकरण मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक, पंजीकरण मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक, अगर किसी का पंजीकरण मतदाता कोई नहीं है, वो गांव में रहता है, तो वो उसका सदस्य ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। ग्राम सभा की जो सभा है उसमें वो शामिल नहीं है। ठीक, नंबर 20 पे चलो। न्यायालय एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको करता है बताओ? राष्ट्रपति को करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो 21 नंबर पे आओ। संविधान की अनुसूची और विषय की बात की गई है, यानी इसमें अनुसूची भी पढ़ना है और उसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बात है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के लिए है, प्रतिज्ञान जो है उसके लिए, बिल्कुल सही है। दूसरी है 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन राजीव गांधी के समय जो काम हुआ उसके बारे में है, बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची काहे के लिए है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाषा लिख दी है, भारत की भाषा है, जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है 8वीं अनुसूची में। और लिखा है 9वीं अनुसूची राज्यों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो होता है वो 9वीं अनुसूची से नहीं होता है। 9वीं अनुसूची क्यों आई थी जाके बताइए, यहाँ पे कमेंट करिए, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन। और इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा 3-3, 4-4 साल के। दूसरी चीज़ है, अभी मैं पॉलिटी पे 2 लेक्चर मैंने ऐसे बनाए। अगला लेक्चर जो मेरा होने वाला है वो लेक्चर होगा प्रॉबेबली या फिर जियोग्राफी पे या फिर वो एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन पे हम लोग ऐसा अपना काम करेंगे जिससे ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएं। जो नब्ज़ पकड़ में आनी चाहिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, वो नब्ज़ आप सही से पकड़ सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक, बेहतर तरीके से काम कैसे पता चलेगा? जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, हाँ, आधिकारिक हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9453028097। ठीक है, ये नंबर है। फ़ोन कृपया मत करना इस पर, प्लीज़ मत करना। आप कोई अगर समस्या है, इंक्वायरी है, उसके लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, चलो अन्य जो चीज़ें हैं उन पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहने के लिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में, बने रहने के लिए आयुष कटियार के साथ में। थैंक यू।